दे रहा है। ऊपर कर, ऊपर उसको, पंखा को ऊपर कर। हो गया लाइव हुआ। नहीं ऐसे रहो सर, ठीक नहीं हुआ लेकिन। हाँ जी, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हमें आज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लॉन्ग रन डिस्कस करना था। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ ए फॉर्म इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम सेम होगा, mc इज इक्वल्स टू mr एंड mc मस्ट बी राइजिंग। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ मार्केट हो, हर फॉर्म ऑफ मार्केट में कंपटीशन फॉर इक्विलिब्रियम सेम है, mc इज इक्वल्स टू mr एंड mc मस्ट बी राइजिंग। लेकिन लॉन्ग रन के लिए क्या है कि लॉन्ग रन इज ए पीरियड ऑफ टाइम इन विच न्यू फॉर्म्स कैन एंटर इनटू द इंडस्ट्री एंड एग्जिस्टिंग फॉर्म्स कैन लीव द इंडस्ट्री। नई फॉर्म मार्केट में आ सकती है, पुरानी फॉर्म मार्केट छोड़ के जा सकती है। इसलिए लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फॉर्म्स को केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट होगा। लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फॉर्म्स को केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट होगा। सही है? तो देखते हैं क्या भाई। Long run is a period of time in which new firms can enter into the industry and existing firms can leave the industry. नया फॉर्म मार्केट में आ सकता है, पुराना फॉर्म मार्केट छोड़ के जा सकता है। एंड therefore due to this free entry and exit, firms in long run in monopolistic competition will earn only normal profit. लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फॉर्म्स को केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। अब इस नॉर्मल प्रॉफिट के सिचुएशन को हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे। एक बात ध्यान देना है कि लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जब फॉर्म्स को नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है तो हमने पीछे क्या पढ़ा था? पीछे क्या पढ़ा था भाई? परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन में हमने पढ़ा था कि लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम लेवल पे फॉर्म को नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन फॉर्म नॉर्मल प्रॉफिट का सिचुएशन कहां अटेन करती है? याद करिए पीछे का टॉपिक क्या बताया था भाई? लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कहां होता है?
एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम पॉइंट पे, एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम पॉइंट पे लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम होता है। याद है मोनोपोली में क्या बताया था कि फर्म लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है एट एनी पॉइंट वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड। मोनोपोली में क्या था, किसी भी पॉइंट पे फर्म लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकती है जहां उसका प्रॉफिट मैक्सिमम है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ये क्या है, परफेक्ट कंपटीशन। और ये क्या था, मोनोपोली। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लॉन्ग रन प्रॉफिट का सिचुएशन कुछ अलग है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लॉन्ग रन प्रॉफिट का सिचुएशन कुछ अलग है। लॉन्ग रन प्रॉफिट का सिचुएशन यहां पे क्या है, फर्म लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम जब अटेन करती है हाँ जी, फर्म जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लॉन्ग रन प्रॉफिट अटेन करती है उस समय उसका एवरेज कॉस्ट कर्व का कौन सा पॉइंट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, फर्म मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ऑप्टिमम पॉइंट के पहले एवरेज कॉस्ट कर्व के फॉलिंग पोर्शन पे इक्विलिब्रियम में होती है, बिफोर रीचिंग ऑप्टिमम लेवल। मतलब ये है कि मान लो ये ऑप्टिमम लेवल है, ये फुल कैपेसिटी है। मान लो फुल कैपेसिटी फर्म की 100 यूनिट बनाने की है और फर्म 40 यूनिट पे ही इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेती है, मतलब ये 60 यूनिट का फर्म के पास क्या है, एक्सेस कैपेसिटी है। इसी सिचुएशन को देखेंगे अभी हम लोग यहां। Consider the figure given below in which long run equilibrium of a firm in monopolistic competition is shown. देखिए यहां पे डायग्राम हम बना रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। आपको डायग्राम बनाते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना है। एक तो पॉइंट ये है कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कहां होगा, तो जब कंडीशन पर इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रहे, प्राइस कॉस्ट रेवेन्यू हमने यहां लिया है और आउटपुट हमारा यहां है। ठीक है, फर्म का एक मिनट, प्राइस कॉस्ट रेवेन्यू कहां है, वाई एक्सिस पे। आउटपुट कहां है, एक्स एक्सिस पे। प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू और यही क्या होगा, डिमांड कर्व। इसके मिडिल में मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। अब दो तीन बातें ध्यान में रखनी है कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कहां हो रहा है, जब फर्म को केवल नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। तो कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम तो सेम है, MC is equals to MR and MC must be rising. यहां हमें नॉर्मल प्रॉफिट दिखाना है,
लेकिन साथ में हमें यह भी दिखाना है कि फॉर्म के पास यहां एक्सेस कैपेसिटी है, मतलब फॉर्म इक्विलिब्रियम में है बिफोर रीचिंग इट्स ऑप्टिमम लेवल। ये फॉर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट तो है, लेकिन यहां फॉर्म ऑप्टिमम साइज की नहीं है। ये एवरेज टोटल कॉस्ट है। फॉर्म का ऑप्टिमम लेवल कहां है? यहां पे। ये जरूरी नहीं है कि इसी पॉइंट पे आकर के मिले, ये आगे पीछे कहीं मिल सकता है। फॉर्म की यहां पे ये क्या है? Q1 का एक्सेस कैपेसिटी है, एक्सेस कैपेसिटी है। अब आप देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू कितना? AQ। एवरेज टोटल कॉस्ट भी कितना? AQ। फॉर्म को क्या मिल रहा है? नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन फॉर्म ऑप्टिमम साइज की नहीं है। फॉर्म यदि ऑप्टिमम लेवल पे जाएगी तो फॉर्म का कॉस्ट घटेगा। कितना घटेगा? AB। मान लो ये RQ1 हो गया, RQ1 हो गया। लेकिन ऑप्टिमम लेवल पे जाते हैं तो मार्केट में इससे क्या हो रहा है? सप्लाई बढ़ रहा है। इक्विलिब्रियम लेवल पे OQ है, ऑप्टिमम लेवल पे कितना है? OQ1। तो ऑप्टिमम लेवल पे जा रहे हैं तो फॉर्म की सप्लाई बढ़ रही है। सप्लाई बढ़ने पे मार्केट में यदि सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस क्या होगा? घटेगा। सप्लाई बढ़ने पे प्राइस क्या होगा? घटेगा। अब मान लो यहां पे हम ऑप्टिमम लेवल पे गए तो Q1 हमारी क्वांटिटी है, उसके लिए हमें प्राइस कितना मिलेगा? प्राइस कितना मिलेगा? R1Q1। तो यदि हम ऑप्टिमम लेवल पे जाते हैं तो हमारा कॉस्ट भी घट रहा है और रेवेन्यू भी घट रहा है। कॉस्ट घट रहा है कम, रेवेन्यू घट रहा है ज्यादा, तो ये लॉस होगा ना हमें ऑप्टिमम लेवल पे। ऐसे समझो आप इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या है? एट इक्विलिब्रियम लेवल क्या है भाई? एवरेज रेवेन्यू AQ इज इक्वल्स टू एवरेज टोटल कॉस्ट AQ, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट है का ऑप्टिमम इक्विलिब्रियम लेवल पे। एट ऑप्टिमम लेवल, एट ऑप्टिमम लेवल क्या है? एवरेज रेवेन्यू देखो कितना है, यहां से एवरेज रेवेन्यू कर पे जाएंगे R1Q1। एवरेज टोटल कॉस्ट कितना है? RQ1। एवरेज रेवेन्यू कम है, एवरेज टोटल कॉस्ट ज्यादा है, मतलब क्या है? लॉस है। तो ऑप्टिमम लेवल पे लॉस होगा, इसलिए फॉर्म ऑप्टिमम लेवल पे नहीं जाएंगी। थोड़ा न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके देखते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या है? इक्विलिब्रियम लेवल पे मान लो एवरेज रेवेन्यू 10 रुपए, एवरेज टोटल कॉस्ट 10 रुपए, तो इसका मतलब बराबर है, तो क्या मिल रहा है? नॉर्मल प्रॉफिट। ऑप्टिमम लेवल पे गए तो क्या हुआ? ऑप्टिमम लेवल पे गए तो फॉर्म का एवरेज रेवेन्यू भी घटा, एवरेज टोटल कॉस्ट भी घटा, लेकिन एवरेज टोटल कॉस्ट AQ से घट के
RQ1 हुआ, मतलब घटा कितना, AB कम, और एवरेज रेवेन्यू घट के कितना हो गया, R1Q1, एवरेज रेवेन्यू घटा ज्यादा। तो ऑप्टिमम लेवल पे मान लो एवरेज रेवेन्यू और एवरेज टोटल कॉस्ट घट के हो गया 8, घटा दोनों है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू घट के हुआ 9, तो क्या हो रहा है भाई, एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट, मतलब लॉस। तो फर्म कहां इक्विलिब्रियम में होगी, बिफोर रीचिंग इट्स ऑप्टिमम लेवल, बिफोर रीचिंग इट्स ऑप्टिमम लेवल, ऑप्टिमम लेवल के पहले ही, और ऑप्टिमम लेवल के पहले इक्विलिब्रियम में होंगे, इसका मतलब फर्म के पास क्या होगा, एक्सेस कैपेसिटी। फर्म इतना बना सकती है 100 यूनिट, मान लो बना रही है 60 यूनिट, तो फर्म के पास 40 का क्या हुआ, एक्सेस कैपेसिटी हुआ। फर्म की कैपेसिटी कितनी है बनाने की, फर्म की कैपेसिटी कितनी है बनाने की भाई, फर्म की कैपेसिटी है बनाने की कितनी, 100 यूनिट, और फर्म बना कितना रही है 60 यूनिट, तो फर्म के पास 40 यूनिट का क्या है, एक्सेस कैपेसिटी है। फर्म अपने फुल कैपेसिटी से कम पे काम कर रही है। क्रॉसपॉन्डिंग टू इक्विलिब्रियम पॉइंट ई, डायग्राम देखिएगा, एवरेज रेवेन्यू AQ, average revenue AQ is equal to average total cost AQ, therefore firm is earning normal profit only। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या है भाई, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या है, देखो एवरेज टोटल कॉस्ट AQ, एवरेज रेवेन्यू AQ बराबर है, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट है। बट इट शुड बी नोटेड दैट at equilibrium level firm has excess capacity। excess capacity का मतलब क्या है कि फर्म अपने फुल कैपेसिटी से कम पे काम कर रही है, मतलब फर्म बिफोर रीचिंग ऑप्टिमम लेवल काम कर रही है। दैट इज फर्म इज इन इक्विलिब्रियम बिफोर रीचिंग इट्स ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट, दैट इज ऑन फॉलिंग पोर्शन ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। This is because if firm reaches at its optimum level, then its average total cost will fall। Optimum level पे जाएगी तो average total cost भी fall करेगा, but average revenue will also fall due to increase in supply। firm यदि optimum level पे जाती है तो भाई उसका एवरेज टोटल कॉस्ट तो फॉल करेगा, लेकिन एवरेज रेवेन्यू भी फॉल करेगा ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई। कॉस्ट फॉल किया कितना, ए से आर पे आए, कॉस्ट फॉल किया ए बी, लेकिन रेवेन्यू कितना फॉल किया, ए से R1 पे चले गए, रेवेन्यू फॉल किया ए सी। कॉस्ट जितना फॉल कर रहा है उसके कंपैरिजन में रेवेन्यू ज्यादा फॉल कर रहा है। कॉस्ट घट के हुआ RQ1, रेवेन्यू घट के हुआ R1Q1, तो फर्म को R1 के बराबर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। एंड फॉल इन एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन फॉल इन एवरेज टोटल कॉस्ट, देयरफॉर एट ऑप्टिमम लेवल फर्म विल सफर लॉसेस। ऑप्टिमम लेवल पे फर्म को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। दस इन लॉन्ग रन, in monopolistic competition, firms attain long run equilibrium before reaching optimum level, that is on falling portion of average total cost curve। firm long run equilibrium attain करती है कहां, before reaching its optimum level of output। क्लियर है। तो भाई परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पे फर्म को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान में रखिएगा, परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पे फर्म का ऑप्टिमम साइज का होना जरूरी था। इन लॉन्ग रन, इन परफेक्ट कंपटीशन फर्म इज रिक्वायर्ड टू बी ऑफ ऑप्टिमम साइज एट इक्विलिब्रियम लेवल। मोनोपोली में कहीं भी
इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है जहां मोनोपोलिस्ट का प्रॉफिट मैक्सिमम है. इन मोनोपोली मार्केट मोनोपोलिस्ट अटेन्स long run equilibrium at any point of his average total cost curve where his profit is maximum. सही है. In monopolistic competition, firm attains long run equilibrium before reaching optimum level of output. ऑप्टिमम लेवल के पहले, दैट इज फर्म विल हैव एक्सेस कैपेसिटी एट लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम लेवल. लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम लेवल पे फर्म के पास क्या होगा? एक्सेस कैपेसिटी होगा. दैट इज फर्म्स अटेन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम लेवल ऑन फॉलिंग पोर्शन ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व. सही है भाई. फर्म का लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कहां होगा? एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व के फॉलिंग पोर्शन पे बिफोर रीचिंग ऑप्टिमम लेवल. जहां एवरेज कॉस्ट मिनिमम होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्टिमम लेवल. उसके पहले ही फॉर्म लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगी. क्लियर है? कोई डाउट? डाउट हो तो व्हाट्सएप करिए. डाउट हो तो व्हाट्सएप करिए. हाँ जी, क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओलिगोपोली. ओलिगो का मतलब, ओलिगोपोली, ओलिगो का मतलब फ्यू और पोली का मतलब सेलर. तो ओलिगोपोली क्या होगा? फ्यू सेलर्स आर सेलिंग स्लाइटली डिफरेंशिएटेड or identical product to large number of buyers. Oligopoly is a market situation. Oligopoly is a market situation where few sellers, few बोले तो कितना होगा? 2 to 10, are selling slightly differentiated or identical product to large number of buyers. Few sellers are selling slightly differentiated or identical product to large number of buyers. Features: few sellers and large number of buyers. मार्केट में सेलर्स क्या है? फ्यू, लेकिन बायर्स क्या है? लार्ज. स्लाइटली डिफरेंशिएटेड और आइडेंटिकल प्रोडक्ट. प्रोडक्ट कैसा होगा? थोड़ा सा अलग होगा या आइडेंटिकल होगा. अब जैसे मान लो कोल्ड ड्रिंक्स का मार्केट है, कितने सेलर है? अब ऐसे मत जोड़ना पेप्सी, कोक, मिरिंडा, फेंटा, थम्स अप. या तो प्रोडक्ट पेप्सी का है या कोक का है. सेलर पेप्सी है या कोक है. अब भाई प्रोडक्ट देखो तो थोड़ा सा डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन यही यदि देखा जाए पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो इसमें मार्केट में सेलर कौन है? कुछ सरकारी कंपनी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल. कुछ प्राइवेट कंपनी है, एसआर, रिलायंस. अब भाई पेट्रोल तो सबके आइडेंटिकल ही है ना. ऐसा थोड़ी कि भाई प्राइवेट कंपनी का पेट्रोल आग लगाने के काम आएगा और सरकारी कंपनी का पेट्रोल आग बुझाने के काम आएगा. दोनों में माचिस लगाओगे तो आग ही जलेगी. प्रोडक्ट आइडेंटिकल है. तो ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट में प्रोडक्ट या तो आइडेंटिकल हो सकता है या स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है. फर्म्स इन ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट आर सेलिंग द प्रोडक्ट विच आर क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर्स प्रोडक्ट. एक दूसरे का क्या होता है? क्लोज सब्सटीट्यूट होता है.
ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट में सेलिंग एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हाई होता है। हर ओलिगोपोलिस्ट की कोशिश क्या होती है कि उसे एक दूसरे के साथ कंपीट करना है, बट द बेसिस अदर देन प्राइस, प्राइस को छोड़ के दूसरे पॉइंट पे कंपीट करते हैं, जैसे फ्री गिफ्ट, एडवर्टीजमेंट, सही है, डिजाइनिंग, पैकेजिंग। heavy selling and advertisement cost. Firms in oligopoly form of market avoid price war. Price war को avoid करते हैं. And they compete with each other on the basis other than price. And therefore they incur heavy selling and advertisement cost. And therefore they incur heavy selling and advertisement cost. Selling advertisement cost उनका काफी हाई होता है. सही है, कारण कि प्राइस को छोड़ के दूसरे पॉइंट्स पे कंपीट करते हैं. ग्रुप बिहेवियर ऑफ फर्म्स. फर्म का बिहेवियर क्या है? ग्रुप बिहेवियर. ग्रुप बिहेवियर कहने का मतलब, ग्रुप बिहेवियर कहने का मतलब ये नहीं कि कोई ग्रुप होगा, उसका कोई लीडर होगा, उसको बाद बाकी फॉलो करेंगे, जैसे अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है. डोंट वरी बॉयज, डोंट वरी गाइज. देखो, एग्जाम जैसे मई से नवंबर में एक्सटेंड हुआ ना, भाया जुलाई, हम सिलेबस कभी भी कंप्लीट करवाते, हमें स्टूडेंट की साइकोलॉजी पता है कि वो क्लास चलते रहना चाहिए, ये डिमांड करेंगे. IRS का टू बी फ्रैंक हमारा ऑनलाइन क्लासेस में कुछ नहीं था. हाँ, ये आपको पता है कि आपके बैचेज जब स्टार्ट हुए तो उस समय हम लोग कुछ ऑनलाइन की प्रोसेस डेवलप करने की सोच रहे थे, स्टूडियो वगैरह बनवाया था, लेकिन कुछ भी इक्विपमेंट परचेज होने के पहले ही लॉकडाउन हो गया. हमने अपनी तरफ से एक ईमानदार कोशिश करी कि जैसे जैसे जो जो ऐड होता गया हम आपके साथ डिस्कस भी करते गए. अब आप ये बोलते हो ना, तो ये ठीक नहीं है कि भाई क्लासेस परमानेंटली हम यूट्यूब पे डाल के रखें, नहीं रखें. भाई क्लास एक सब्सटेंशियल पीरियड के लिए आपको दिया गया. अब लॉजिकल रीजनिंग की 12 क्लास है, 18 घंटे की क्लास है, यूट्यूब पे 2.5 महीने से ज्यादा डला हुआ है, उसके बावजूद आप बोलोगे रिवीजन के लिए, तो क्या कर रहे हो यार? इतने दिन में कोई रिवीजन नहीं करा. जेके सा क्लासेस की पूरी एक्सेस हमने दिलवा दी थी आपको. वह कोई भी टीचर आपको समझ में नहीं है. कुछ बच्चों की रोने की आदत होती है, दे विल ऑलवेज क्राई, दे विल ऑलवेज क्राई. और ऐसे कुछ बच्चे हैं जो मई क्या, नवंबर क्या, एक बार सिलेबस क्या, 2 बार सिलेबस क्या, वो पास नहीं होने वाले. दे विल ऑलवेज क्राई. अब बच्चा बोल रहा है कि YouTube पे सबकी क्लास पूरी अपलोडेड है, तो कर लो ना यार. अलग अलग कोचिंग की क्लास बता रहे हो कि अपलोडेड है, उनकी पूरी क्लास अपलोडेड है 100%, तो कर लो ना. अब बोलोगे VA स्मार्ट की क्लास अपलोडेड है, जेके सा की अपलोडेड है, कौन सा और अपलोडेड है, उनकी तो प्राइवेसी लिखनी, तो अपलोडेड है ना, डू इट. भाई वहां भी जो पढ़ा रहे हो तो टीचर ही पढ़ा रहे हैं ना. अब आपको उनका भी समझ में, VA स्मार्ट भी समझ में नहीं आया, जेके साहब भी समझ में नहीं आया, IRS में हमने कुछ क्लास अल्टरनेटिव आपको अरेंज करवाई, वो भी समझ में नहीं है, तो रोना है. कोई नहीं, अभी टाइम है. हालांकि मैं तो बड़े अलग अलग लेवल की प्लानिंग कर रहा था. जैसे ही आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास खत्म होनी थी, हम रिवीजन लेक्चर देने वाले थे आपको इकोनॉमिक्स की, और अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी. बाद बाकी सब्जेक्ट भी हमारे जो है उसकी रिवीजन लेक्चर हमने अभी प्लान आउट किया है कि 20 दिन में पूरा रिकॉर्ड कर लेना है, पूरा रिवीजन. तो वो भी देने वाले थे. अब रोने की आदत है तो क्या किया जाए, कुछ चीजों को इग्नोर भी किया जाता है.
इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म। हाँ, तो ग्रुप बिहेवियर कहने का मतलब ये नहीं कि कोई एक ग्रुप हो, कोई एक लीडर होगा, बाद बाकी उसको फॉलो करेंगे। ग्रुप बिहेवियर कहने का मतलब है कि फर्म के काम करने का पैटर्न एक जैसा होता है, फर्म के काम करने का तरीका एक जैसा होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बावजूद भी 500 रुपए भी मान लो चुभ रहा है, तो मैंने कहा है कि उसके लिए पर्सनली मुझे मैसेज करो, कॉल करो, मैं देखता हूं क्या हो सकता है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म्स, फर्म का इंटरडिपेंडेंस। पहले ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप बिहेवियर कहने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि कोई एक ग्रुप होगा, कोई एक लीडर होगा, बाद बाकी उसको फॉलो करेंगे। ग्रुप बिहेवियर कहने का मतलब है कि फर्म के काम करने का पैटर्न, अप्रोच एक जैसा होगा। प्राइसिंग का, कस्टमर को अट्रैक्ट करने का, मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचने का तरीका सिमिलर होगा। इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है ओलिगोपोली का। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है ओलिगोपोली का। क्या भाई? फर्म्स इन ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट कंसंट्रेट मोर ऑन price output decision of rival firm instead of their own price output decision। फर्म राइवल फर्म्स के प्राइस आउटपुट डिसीजन पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं इंस्टीड ऑफ फिक्सिंग देयर ओन प्राइस आउटपुट डिसीजन। कारण क्या है? अब देखो, जैसे इंटरडिपेंडेंस कैसे है। पेप्सी और कोक एग्जांपल लो। पेप्सी ने अपने प्राइस में कोई चेंज नहीं करा, कोक ने अपना प्राइस चेंज किया। पेप्सी का पूरा मार्केट हिलेगा कि नहीं? बोलो, हिलेगा कि नहीं? हिलेगा। पेप्सी ने अपने प्राइस आउटपुट डिसीजन में कोई चेंज नहीं करा, कोक ने चेंज करा, फिर भी पेप्सी का मार्केट अफेक्टेड होगा। मान लो कोक ने प्राइस बढ़ाया तो पेप्सी की तरफ कोक के कस्टमर भाग के आएंगे, और मान लो पेप्सी ने कोक ने अपने प्राइस को घटाया तो पेप्सी के कस्टमर भाग के कोक की तरफ जाएंगे। तो फर्म का इंटरडिपेंडेंस है। एक फर्म की प्राइस आउटपुट स्ट्रैटेजी दूसरे फर्म के प्राइस आउटपुट स्ट्रैटेजी को काफी अफेक्ट करती है। और ये भी जो वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूं ना, एक तो लाइव है, आप लाइव देखो, नहीं तो आज क्लास अपलोड हुई है, कल रहेगी, परसों हट जाएगी। फेस टू फेस क्लास होती तो आपके पास क्लास में नोटबुक के अलावा क्या बचता? नोटबुक में नोट करने के अलावा क्या रहता है ना? दिस इज बिकॉज इफ एन ओलिगोपोलिस्ट changes his price output condition, then price output condition of all other oligopolists will be affected even though they had not changed their price output decision। भाई, कोक ने चेंज करा अपना डिसीजन, पेप्सी ने कुछ नहीं करा, फ्रूटी, पार्ले, किसान, इन्होंने भी अपना कोई डिसीजन चेंज नहीं करा। पतंजलि, इन्होंने भी कोई चेंज नहीं करा, लेकिन कोक ने चेंज करा तो इनका पूरा मार्केट अफेक्टेड होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव वे, पूरा मार्केट अफेक्टेड होगा। तो फर्म का इंटरडिपेंडेंस है, और इंटरडिपेंडेंस के कारण ये कंडीशन है, ध्यान से देखिए क्या है। इनडिटर्मिनेटनेस, अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड कर्व, दैट इज एवरेज रेवेन्यू कर्व। डिमांड कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट में अनसर्टेन होता है। क्यों अनसर्टेन होता है? अनसर्टेन होने के पीछे रीजन क्या है? तो अभी बताया कि भाई पेप्सी ने कोई चेंज नहीं करा है, कोक ने चेंज करा है, तो पेप्सी का मार्केट कंडीशन चेंज होगा। अब मार्केट कंडीशन चेंज होने का मतलब उसका एवरेज रेवेन्यू कर्व चेंज होगा, और एवरेज रेवेन्यू कर्व चेंज होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी चेंज होगा। इन ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट, डिमांड कर्व दैट इज एवरेज रेवेन्यू कर्व फेस्ड बाय ए फर्म इज अनसर्टेन बिकॉज ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म्स। ड्यू टू interdependence of firms in oligopoly form of market, there is action reaction of firm।
एक्शन रिएक्शन पैटर्न होता है। कोक ने चेंज किया, मान लो अपना प्राइस घटाया, तो पेप्सी क्या है, पेप्सी का डिमांड क्या होगा, घटेगा। पेप्सी के कस्टमर भाग के कोक की तरफ जाएंगे, तो एक बार तो पेप्सी का डिमांड कर्व उसके कारण हिलेगा, चेंज होगा। फिर पेप्सी रिटेलिएट करेगी, पेप्सी ने भी प्राइस घटा, ज्यादा घटा दिया, कोक से भी ज्यादा घटा दिया। अब कोक के कस्टमर भाग के किधर आएंगे, पेप्सी की तरफ। फिर पेप्सी का डिमांड कर्व और कोक का डिमांड कर्व क्या होगा, अफेक्टेड होगा। तो इसको कहते हैं एक्शन रिएक्शन पैटर्न। एक ओलिगोपोलिस्ट ने डिसीजन लिया, दूसरा उसको रिटेलिएट करेगा, और इसके कारण पूरा मार्केट कंडीशन और इंडिविजुअल फर्म का एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, चेंज होता रहेगा। ड्यू टू दिस एक्शन रिएक्शन पैटर्न ऑफ फर्म्स, demand curve, that is average revenue curve faced by an oligopolist is uncertain. अब जब डिमांड कर्व अनसर्टेन है, एवरेज रेवेन्यू कर्व अनसर्टेन है, तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी क्या होगा, अनसर्टेन होगा। एज एवरेज रेवेन्यू कर्व इज अनसर्टेन, देयरफॉर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऑल्सो कैन नॉट बी डिटरमाइंड इन ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट। एवरेज रेवेन्यू पता नहीं है तो मार्जिनल रेवेन्यू भी पता नहीं होगा। आज मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज अनसर्टेन, तो कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम हमारा क्या है, MC इज इक्वल्स टू MR एंड MC मस्ट बी राइजिंग। अब भाई मार्जिनल रेवेन्यू कर्व पता ही नहीं है, तो फिर ये कंडीशन कहां अप्लाई करेंगे। Therefore, there is no common approach for determination of equilibrium of a firm in oligopoly form of market. ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट में प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन का कोई कॉमन अप्रोच नहीं है। हाउएवर, डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एजम्पशंस हैव ट्राइड टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म इन ओलिगोपोली मार्केट। अलग अलग इकोनॉमिस्ट अलग अलग बेसिस पे, अलग अलग इकोनॉमिस्ट अलग अलग बेसिस पे प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन की कोशिश की है, कुछ एजम्पशंस लेके। जैसे अब एजम्पशंस ये वैलिड नहीं है क्योंकि एजम्पशंस अनरियलिस्टिक थे। जैसे एक ने कहा कि भाई ओलिगोपोलिस्ट कॉमन इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कोलूजन ग्रुप बना लेगा और इंडिविजुअल फॉर्म की तरह बिहेव करेगा, तो फिर ओलिगोपोली कहां रहा। कॉमन इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ग्रुप बना के इंडिविजुअल फॉर्म की तरह काम करेगा तो मोनोपोली हो जाएगी मार्केट में। अब आप सोचो ना कि पेप्सी कोक अपने कॉमन इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ग्रुप बना के सिंगल फॉर्म की तरह काम करे तो मोनोपोली हो जाएगी ना। अच्छा, दूसरा ने कहा, दूसरे ने एजम्पशन क्या लिया कि ओलिगोपोलिस्ट इंटरडिपेंडेंस को इग्नोर करके इंडिपेंडेंट प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन करेगा। अब इंटरडिपेंडेंस बेसिक फीचर है, इसको इग्नोर करके प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन होगा तो क्या यूज का रहेगा। तीसरे ने तो हद कर दिया, बोला भाई ओलिगोपोलिस्ट राइवल फॉर्म के प्राइस आउटपुट डिसीजन को एंटीसिपेट करेगा, प्रेडिक्ट करेगा, मतलब जासूसी करेगा कि राइवल क्या करने वाला है, और पहले से पता करके कि राइवल क्या करने वाला है अपना एडजस्टमेंट करके रखेगा। ये भी पॉसिबल नहीं है। तो भाई अलग अलग एजम्पशन के बेस पे जो जनरल प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन का कोशिश किया गया ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट में, और रियलिस्टिक नहीं है। बट देयर अप्रोच इज नॉट वैलिड बिकॉज ऑफ अनरियलिस्टिक एजम्पशंस। सही है, लेकिन एक चीज देखा गया है, ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट में एक लंबे समय तक प्राइस अपने प्रिवेलिंग लेवल पे, अपने करंट लेवल पे रिजिड रहता है, स्थिर रहता है। इस प्राइस रिजिडिटी को लेके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए गए, लेकिन सबसे फेमस एक्सप्लेनेशन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट सुइजी के द्वारा दिया गया है। कैसे? किंक डिमांड कर्व एनालिसिस से। सुइजी मतलब कंफ्यूज मत होना, मिस्टर सुइजी है, पॉल सुइजी, मिस नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। It is seen in oligopoly form of market, price remain rigid, मतलब constant, stable at prevailing level for a considerable longer period of time. एक लंबे समय तक जो करंट प्राइस है
उस पे ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट में प्राइस रिजिड रहता है, स्टेबल रहता है, कांस्टेंट रहता है। वेरियस एक्सप्लेनेशंस आर गिवन फॉर दिस प्राइस रिजिडिटी, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए गए, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन इज गिवन बाय एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट स्वीजी थ्रू किंक डिमांड कर्व एनालिसिस एज डिस्कस्ड बिलो। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट स्वीजी ने यह माना कि भाई प्रिवेलिंग लेवल पे प्राइस रिजिड रहता है। उसका रीजन उन्होंने क्या बताया कि डिमांड कर्व में किंक होता है। डिमांड कर्व में क्या होता है? किंक। किंक मतलब समझते हैं? किंक का मतलब घुमाव, एठन, ट्विस्ट, मोड़। किंक मतलब घुमाव, एठन, ट्विस्ट, मोड़। वो मूवी एक पहले आई थी गदर, एक प्रेम गाथा, देखा था? उसमें एक गाना था, उत्थे एक मोड़ आया मैं दिल छोड़ आया, वही वाला मोड़। एक वायर देना ग्रीस, वायर देना, वायर। देखिए किंक जो है, किंक जो है उसको कैसे समझाया गया? मान लो ये लाइन है, रस्सी में घुमाव, रस्सी में ट्विस्ट, मोड़। अब मान लो यहां पे हमने इसको मोड़ दिया, तो ये जो मोड़ दिया ना, यहां जैसे मुड़ गया, इसको कहते हैं किंक। मान लो ये सीधा है, ऐसे मोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? किंक। तो डिमांड कर्व में भी बताया किंक। एक पेज से बताता हूं। मान लो ये पेज है, ये पेज है, ये सीधा है, बोलो। अब यहां मोड़ दिया, तो यहां जहां घूम रहा है ना, इसको बोलेंगे यहां किंक है, घुमाव है, एटर्न है, मोड़ है, ट्विस्ट है। तो किंक डिमांड कर्व एनालिसिस से बताया, क्या बताया कि भाई डिमांड कर्व का दो पार्ट है, एक अपर पार्ट, ये अभी मान लो प्रिवेलिंग प्राइस लेवल है, करंट प्राइस लेवल, अभी ये प्राइस चल रहा है। एक ये डिमांड कर्व है, अपर पार्ट, और दूसरा है लोअर पार्ट। ये डिमांड कर्व का लोअर पार्ट, ये प्रिवेलिंग प्राइस लेवल है। अपर पार्ट का नाम दिया P कैपिटल D और लोअर पार्ट का P स्मॉल d। एक्सप्लेनेशन में मैं देखता हूं कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ये देखो यहां पे इलास्टिसिटी क्या है? ज्यादा। कैसे याद करो? ये फ्लैटर है, सीधा जाता तो ऐसे जाता ना। ये डिमांड कर्व क्या है? फ्लैटर है। और ये क्या है? स्टीपर। तो डिमांड कर्व जितना ज्यादा फ्लैटर होता है, इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा होती है। अपर पार्ट क्या है भाई? फ्लैटर। और लोअर पार्ट स्टीपर है, या इलास्टिसिटी क्या? लेस देन 1। अब इसका रीजन समझिएगा। यदि ओलिगोपोलिस्ट
प्रिवेलिंग लेवल से प्राइस बढ़ाता है। तो देखिए, तो जिस रेट में उसने प्राइस बढ़ाया, डिमांड इलास्टिक है, उससे ज्यादा रेट से डिमांड घटेगा, टोटल रेवेन्यू उसका क्या होगा? घट जाएगा, प्राइस नहीं बढ़ाएगा। क्यों? बता रहा हूं। लोअर पार्ट इन इलास्टिक है, प्राइस घटाया, मान लो ये प्राइस घटाया तो डिमांड बढ़ा, लेकिन इन इलास्टिक है, प्राइस जिस रेट से घटाया है उससे कम रेट से डिमांड बढ़ा है, टोटल रेवेन्यू क्या होगा? घट जाएगा। तो प्राइस बढ़ाने पे भी टोटल रेवेन्यू घट रहा है, प्राइस घटाने पे भी टोटल रेवेन्यू घट रहा है, तो क्या करेगा? प्राइस बढ़ाएगा? नहीं। प्राइस घटाएगा? नहीं। तो ना बढ़ाएगा ना घटाएगा, तो क्या रहेगा? प्रिवेलिंग लेवल पे रिजिड रहेगा, स्टेबल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए, इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए गए, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए गए। सही है? क्या एक्सप्लेनेशन है? गौर से ध्यान से सुनिए। यदि प्राइस बढ़ाते हैं, दूसरे जो ओलिगोपोलिस्ट है ना, ताली बजाएंगे, ठीक है बेटा, बढ़ाओ बढ़ाओ, हम नहीं बढ़ाएंगे। अब मान लो मार्केट में एक मैं हूं और 7 और अलग है, हमने प्राइस बढ़ाया, प्रोडक्ट क्या है? या तो आइडेंटिकल है या क्लोज सब्स्टिट्यूट है। हमने प्राइस बढ़ाया, दूसरों ने हमारे प्राइस राइज को फॉलो नहीं किया, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने अपने प्रोडक्ट का प्राइस नहीं बढ़ाया, हमने तो बढ़ा दिया, दूसरों ने नहीं बढ़ाया। अब क्या होगा भाई? मेरे सारे कस्टमर भाग के इधर जाएंगे, तो मैं प्राइस बढ़ाऊंगा क्या? मूर्ख हूं, नहीं बढ़ाऊंगा। और मान लो प्राइस हमने घटाया, दूसरे क्या बोले? अच्छा घटाए। हमने यदि नहीं घटाया तो हमारे कस्टमर भाग के इसके पास चले जाएंगे, ये भी क्या करेंगे भाई? प्राइस घटा देंगे। मैंने घटाया, इन्होंने भी घटाया। अब मार्केट में क्या होगा? जो सेल बढ़ेगा सब में बढ़ जाएगा, किसी एक का सेल कम बढ़ेगा। तो मेरे प्राइस बढ़ाने को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, प्राइस बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? डिमांड इलास्टिक है, भाग के चले जाएंगे दूसरे के पास सेलर। इलास्टिक होने का कारण, रीजन क्या हुआ? कि हमारे प्राइस राइज को दूसरा फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हमारे कस्टमर भाग के दूसरे सेलर के पास चले जाएंगे। और मान लो मैंने प्राइस घटाया, तो दूसरे इस डर से कि उनके कस्टमर भाग के मेरे पास ना आ जाए, उन्होंने भी प्राइस घटा दिया, अब मेरा इंडिविजुअल का सेल क्या होगा? कम बढ़ेगा। तो प्राइस घटाने पे भी मेरा रेवेन्यू कम हो रहा है, प्राइस बढ़ाने पे भी मेरा रेवेन्यू कम हो रहा है, तो ना तो मैं प्राइस बढ़ाऊंगा ना घटाऊंगा, प्राइस अपने प्रिवेलिंग लेवल पे क्या रहेगा? रिजिड रहेगा, स्टेबल रहेगा। सही है? क्लियर है भाई? ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। King demand curve analysis is given by an American economist Swayze to explain price rigidity in oligopoly form of market. According to this analysis, there is a kink, घुमाव, in demand curve at prevailing price level. अपर पार्ट ऑफ डिमांड का PD, वही हमने भी बनाया था, अपर पार्ट में कैपिटल D डाला था, अपर पार्ट ऑफ द डिमांड का PD is relatively elastic, indicating that if an oligopolist increases price of its product, then there will be large fall in quantity demanded of its product. Therefore, total revenue will also fall. Thus, an oligopolist in fear of losing their customer and total revenue will not increase price from prevailing level. ऐसा क्यों होगा? लार्ज फॉल क्यों होगा उनके डिमांड में? दिस इज बिकॉज
अदर ओलिगोपोलिस्ट विल नॉट फॉलो हिज प्राइस राइज। आपने प्राइस बढ़ाया तो दूसरे ओलिगोपोलिस्ट आपके प्राइस राइज को फॉलो नहीं करेंगे। लोअर पार्ट ऑफ डिमांड कर्व पीडी स्मॉल डी is relatively inelastic, indicating that if an oligopolist reduces price of its product, then his total revenue will fall। मतलब प्राइस बढ़ाने पे भी टोटल रेवेन्यू घट रहा है और प्राइस बढ़ाने पे भी टोटल रेवेन्यू घट रहा है और प्राइस घटाने पे भी टोटल रेवेन्यू घट रहा है, तो ना तो हम प्राइस बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, प्राइस अपने लेवल पे कांस्टेंट रहेगा। हाँ जी, PD is relatively inelastic, indicating that if an oligopolist increases price of his product, then his total revenue will fall, because quantity demanded of its product will increase in a lesser proportion than fall in price। जिस रेट से वो प्राइस घटाएगा उससे कम रेट से डिमांड घटेगा। दिस इज बिकॉज other oligopolists in fear of losing their customer and revenue will also reduce price of their product। तो क्या होगा भाई? Thus in oligopoly form of market, neither firms initiate to increase the price from prevailing level nor they initiate to reduce the price। ना प्राइस बढ़ाएगा ना घटाएगा, क्या होगा? Thus price remain rigid, constant, stable at prevailing level for a considerable longer period of time। आगे हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होगा, तो यहीं पे कंप्लीट नहीं करेंगे, अगली क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली देखेंगे और आईसीआई वाली मटेरियल से इस चैप्टर के क्वेश्चन के डाउट्स देखेंगे। तो क्वेश्चन में यदि डाउट्स हो आईसीआई वाली मटेरियल में तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है। उन सारे डाउट्स को मैं क्लास में डिस्कस कर दूंगा और ऐसा करने से हमारा ये इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? BCK, बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज।